डियर स्टूडेंट, जैसे कि लॉकडाउन के कारण आपकी थ्योरी क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो हमने सोचा कि आपकी यूट्यूब पर भी ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज से हम जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए 12th की थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपका चैप्टर फर्स्ट से ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी आपके डाउट है आप कमेंट में यहाँ पर पूछिए जरूर, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ेंगे इसके साथ नोट्स भी आप अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो भी डेफिनेशन है मैं उसको यहाँ पर बोलूंगा, आप बिल्कुल उसको नोट डाउन करके अपने नोट्स तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो जैसे ही शब्द आता है इलेक्ट्रिसिटी सब बच्चों के माइंड में आता है। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका माइंड में आता है। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम टर्म बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, the branch which deals with study of charge। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम दो ब्रांच में पढ़ते हैं। फर्स्ट आपका चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच होती हैं। फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी जो ब्रांच होती है वो होती है आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको 12th में ये दोनों ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज। मतलब हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, या चार्ज इन रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आपका रेस्ट में चार्ज कैसा होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके अलावा वो क्या फील्ड, कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, वो कितना फोर्स लगाता है, कितना वर्क डन होता है, वो सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of stationary charge is known as electrostatic और static electricity। ठीक है, वहीं पर अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से क्लियर हो रहा है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, करंट मतलब फ्लोइंग। ठीक है, फ्लोइंग चार्ज के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, वो होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होगी, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज या विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज और फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब अल्टीमेटली हमको पढ़ना किसके बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो अगली टर्म आपकी जो आती है इंपोर्टेंट, वो आती है चार्ज। ठीक है, तो अपन बात करते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा कि चार्ज क्या होता है, तो कई बच्चों के माइंड में आता है सर चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मैंने टाइप थोड़ी पूछा, मैंने आपसे क्या पूछा, चार्ज क्या होता है, डिफाइन चार्ज।
चार्ज को डिफाइन करो। तो चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? अच्छा, कई बच्चे सोचेंगे सर चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज तो चार्ज होता है। नहीं, आप हर एक चीज को डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर अपन बात करते हैं मास को डिफाइन करें, तो मास क्या होता है? सर मास मतलब वेट, नहीं वेट अलग है, मास अलग है। मास मतलब, हाँ, तो उसकी भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसकी भी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मास क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ मैटर, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अमाउंट मैटर के अमाउंट के बारे में बताता है। मैंने बोला 1 किलो मास है, 2 किलो मास है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसका 2 किलो मास है उसमें मैटर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मास क्या होता है? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ मैटर, और मैटर के अमाउंट के बारे में बताता है। वैसे ही चार्ज की अगर अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, चार्ज क्या होता है? तो चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। ये क्या बताता है? किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है। तो अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे आप? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। तो आप एज इट इज डेफिनेशन लिख लेंगे। तो चार्ज की एक डेफिनेशन तो ये होगी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन अपन इसकी लिख सकते हैं, किसकी? चार्ज की। क्या लिखेंगे चार्ज की एक और डेफिनेशन? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपल अनदर चार्ज बॉडी। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस की जिसके कारण ये दूसरी चार्ज बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चार्ज की कितनी डेफिनेशन हुई? 2 डेफिनेशन हुई। It is a physical quantity which describe electric and magnetic behavior of substance. Second, it is the property of substance due to which it attract or repel another charge body. ये another charge body को या तो attract करेगी या repel करेगी, तो चार्ज की डेफिनेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम डिनोट किससे करते हैं? चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, या आइदर स्मॉल q और कैपिटल Q। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? आइदर बाय स्मॉल q और बाय कैपिटल Q। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब बात आता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उन सबको मेजर करने के लिए यूनिट होती है। तो इसकी भी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, तो कौन क्या होती है इसकी यूनिट? अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो ये होती है कूलम। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं कूलम को? C से। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, डिनोट किससे करते हैं? Q से। ठीक है, उसके बाद अपन दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं, CGS सिस्टम। ठीक है, तो CGS यूनिट की बात करें या CGS सिस्टम में यूनिट की बात करें, तो CGS सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है उसको अपन बोलते हैं स्टेट कूलम। इसको ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गई? कूलम। CGS यूनिट क्या हो गई? स्टेट कूलम या EU हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। तो 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है? ये आपको याद रहना चाहिए, अगर क्योंकि ये आपको याद नहीं है तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक है, ये आपका 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। अगर ये याद नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। स्टेट कूलम की जगह ESU भी लिख सकते हो। ठीक है, अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, another unit of charge, चार्ज की दूसरी यूनिट क्या होती है? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसको अपन बोलते हैं एब कूलम, AB एब कूलम। तो 1 एब कूलम इज इक्वल टू होता है 10 कूलम होता है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट हो गई किसकी? चार्ज की। हाँ, इनके अलावा प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग कई सारी यूनिट अपन लिख सकते हैं। सिंबल के फॉर्म में जैसे लिखते हैं 1 स्मॉल mc लिखा, तो स्मॉल m मतलब मिली कूलम, तो मिली का मतलब आपको पता होता है 10⁻³ कूलम। ठीक है, उसके अलावा 1 μc। ठीक है, कई बच्चों को ये पता नहीं रहता कि सर ये क्या होगा, म्यू मतलब होता है माइक्रो। ठीक है, तो माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶।
1 माइक्रो कूलम यानी 10⁻⁻⁶ कूलम। इसके अलावा 1 NC, N मतलब नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी 1 PC, पिको कूलम। ठीक है, 1 पिको कूलम मतलब कि क्या होता है 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, इसके अलावा 1 FM, स्मॉल f में मतलब फर्मी कूलम, तो ये होता है 10⁻⁻15 कूलम। ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपका चार्ज कूलम में कभी भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 कूलम बहुत ज्यादा चार्ज होता है। ठीक है, ये नॉर्मल बॉडीज पर स्टोर नहीं होता, इसके लिए काफी बड़ी बॉडीज चाहिए होती है। जो चार्ज आपको दिया जाएगा वो मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम में ही दिया जाएगा। इसमें कन्वर्ट करना रहेगा या फिर CGS यूनिट में दिया जाएगा, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी हो गई यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, आपको हर चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्ट भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज अ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, और इनके ऊपर और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हर क्वांटिटी का आपको याद ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे, नहीं, आपको हर क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, कूलम आपको पहले 10th क्लास में आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, तो करंट क्या होता था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I बराबर Q/T, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT। ठीक है, I का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है A, T का क्या होता है T, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा AT। हाँ, कई बार चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT ना लिखकर Q भी लिख देते हैं, मतलब कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें AT मिलता ही नहीं, A मिलता ही नहीं, तो एक ही जगह पर Q के टर्म में भी लिखा जा सकता है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे तो याद क्या रखना है AT, अगर आपको लिखने के लिए आ रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में दिया है तो चार्ज का अगर AT नहीं मिल रहा है और टिक करेंगे तो Q भी आपका क्या हो सकता है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है चार्ज का। तो ये हो गया आपका चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं इतना, क्योंकि इससे आगे बढ़ने से पहले आपको ये माइंडसेट कर लेना है कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, स्टेशनरी के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर अपन बात करते हैं दूसरी ब्रांच, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक में चार्ज इन रेस्ट पढ़ना है, एक में चार्ज इन मोशन पढ़ना है। तो अल्टीमेटली पढ़ना क्या है, चार्ज पढ़ना है। तो चार्ज की बात करते हैं, चार्ज क्या होता है। चार्ज की मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई है। क्या, पहली डेफिनेशन है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is a physical quantity which describe electric behavior and magnetic behavior of substance। ठीक है, दूसरा, it is a property of substance due to which it attract or repel another charge body। डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q से। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। CGS यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम या ESU। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। अनदर यूनिट क्या होती है चार्ज की, एफ कूलम। एक एफ कूलम क्या होता है, 10 कूलम के बराबर। उसके अलावा जो होते हैं प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। तो 1 मिली मतलब 10⁻³ 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, 1 नैनो मतलब 10⁻⁹, 1 पिको मतलब 10⁻12, 1 फर्मी मतलब ये, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया 8। ठीक है, अब किसी के माइंड में ये नहीं आया कि सर चार्ज का कॉन्सेप्ट आया था। देखो, सबसे पहले क्या होता था कि ये अपने यूनिवर्स में 4 फोर्स बताए जाते हैं। ठीक है, एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हर बॉडी में लग रहा है, जो आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है। दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर लगता है। ठीक है,
एक होता है आपका वीक वंडरवॉल फोर्स, एक होता है आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में किसी को पता नहीं था, तो पहले क्या हुआ कि साइंटिस्टों ने देखा कि पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज भी अट्रैक्टिव, तो हमेशा अट्रैक्शन होता था, ठीक है। अब किसी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ बॉडी में रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तो रिपल्शन क्यों हो रहा है? तो उन्होंने सोचा कि मास के अलावा कोई और चीज होती है बॉडी पे जब इसमें रिपल्शन होता है, ठीक है। तो सर ये सब बॉडी में होता नहीं, सब बॉडी में नहीं होता, तो कुछ बॉडी पर एक स्पेशल क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसके कारण इस पर रिपल्शन फोर्स हो रहा है, उस क्वांटिटी को बोला गया चार्ज। अब बात आई कि ये चार्ज आता कैसे, किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, ठीक है। तो जितने भी अगर हम बात करते हैं मैटर किससे मिलकर बनी, एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम। डेल्टन ने यही बोला था, डेल्टन से पहले हमारे मार्सिन कनर ये इस एटम के बारे में बता चुके हैं, लेकिन क्या है कि भारतीय लोगों को बुकों में नहीं लिखा जाता, ठीक है। फिर भी आप याद रखना, मार्सिन कनर ने एटम के बारे में उनसे पहले बता दिया था, लेकिन डेल्टन की मान के चले तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे मतलब जितनी भी मैटर है वो एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसको क्या बोलते हैं, एटम। तो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो याद रखना, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। हाँ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन दोनों बराबर है, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब अगर किसी तरह से मैं किसी मैटर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, उनको अनबैलेंस कर दूं, मतलब वो इक्वल ना बराबर ना रहे, कि प्रोटॉन ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए प्रोटॉन कम हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ अ बॉडी गेट चार्ज, ठीक है। किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है या क्यों आता है, कैसे आता है मैं बाद में आपको समझाऊंगा, पहले मैं बात कर रहा हूं कि क्यों आता है। दो अलग अलग क्वेश्चन, एक हाउ है और एक व्हाई है, ठीक है। तो मैं पहले बात कर रहा हूं व्हाई, ठीक है। तो व्हाई अ बॉडी गेट चार्ज, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका अराइज हो गया, व्हाई अ बॉडी गेट चार्ज, ये आपका क्वेश्चन अराइज, ठीक है। तो अ बॉडी गेट चार्ज, अ बॉडी गेट चार्ज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इम्बैलेंस के कारण एक बॉडी पर चार्ज आता है, ठीक है। इम्बैलेंस मतलब या तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाए या फिर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, ठीक है सर, ये बात समझ में आई। अब क्या कोई बॉडी प्रोटॉन दे सकती है? सर प्रोटॉन कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के चारों। तो आप अंदर घुस के कोई चीज नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हो बाहर से, बाहर के बाहर निकाल सकते हो। तो कोई भी बॉडी पर जब चार्ज आता है तो वो प्रोटॉन के ट्रांसफर के कारण नहीं आता। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा। अ बॉडी गेट चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इम्बैलेंस दोनों कारण हो सकता है। अगर उसने गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, लूज कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि आपका जो चार्ज आता है वो किसके कारण आता है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो व्हाई आवर बॉडी गेट चार्ज? ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं अच्छे से आंसर देता हूं, व्हाई आवर बॉडी गेट चार्ज। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और अगर हो सके तो लिख भी लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। अ बॉडी गेट चार्ज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी विच टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण किसी भी बॉडी पर चार्ज आता है। ठीक है, अब चार्ज कितने टाइप का होता है? ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज, तो बॉडी पे चार्ज कैसे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? या तो लूज करेगा या गेन। क्या करेगा? या तो लूज करेगा या गेन करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर वो लूज करेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कितने टाइप का चार्ज हो गया? पहला तो हो गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो द चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी due to loss of electron is known as positive charge। अगर कोई बॉडी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है तो उस पर जो चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। या पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? गेन करेगी, तो उस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो द चार्ज एक्वायर्ड बाय बॉडी due to gain of electron is known as negative charge। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दो टाइप का चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, चार्ज कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का। बॉडी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप। हाँ भाई, तीन टाइप की, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बॉडी। सीधी सी बात है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल बॉडी। तो चार्ज कितने टाइप का? दो टाइप का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, और बॉडी कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल बॉडीज। ठीक है, तो ये तीन टाइप की क्या हो गई? बॉडी हो गई। चार्ज कितने टाइप का हो गया? दो टाइप का हो गया। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर पूछेंगे। क्या पूछेंगे? किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अरे यार सर, चार्ज दे रहे हैं, मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन देता हूं। इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। ठीक है, चार ऑप्शन। तो कई बच्चों का दिमाग चलेगा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब प्लस, प्लस मतलब बढ़ गया होगा तो मास बढ़ जाएगा। कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर चार्ज दे रहे हैं, मास थोड़ी दे रहे हैं, तो रिमेन सेम। नहीं, आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए, चलो मेरी बॉडी, ठीक है, ये पूरा एटम है। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है। मेरे बाल मान लो आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब मैं अपने सर से बाल निकालू, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, बाल लूज कर दिए, तो बाल लूज करूंगा तो क्या होगा? लूज करूं, निकाल रहा हूं, मेरे मास में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कम होगा। तो किसी भी बॉडी पर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास बहुत कम। ठीक है, तो कम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपने मास को, बॉडी को, पार्टिकल को क्या किया? निकाला है, लूज किया, तो आपका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन
a body get positive charge then its mass decrease. ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मेन क्या होता है, देखो आपका एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं वो छोटी छोटी, और कॉन्सेप्ट भी आपकी छोटी छोटी बातों से ही बनते हैं। अगर आपको छोटी बात पता है तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है। तो ये छोटी चीजों को भी आपको ध्यान में देना, ऐसा नहीं कि हमने पूरा डेरिवेशन पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, बड़े बड़ी चीजें पढ़ ली, सर हो गया, नहीं। जब आपको चैप्टर में छोटी से छोटी चीज पता है तब आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन अ बॉडी गेट पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास डिक्रीजेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। रीजन के साथ बताना है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसलिए मास कम होगा। हाँ, वो चेंज इन मास कितना होगा, बहुत कम होगा, वो भी निकालने के लिए बताएंगे, तो अपन डिस्कस करेंगे। स्टार करके लिख लेना बेटा, है ना। अब अपन बात करते हैं व्हेन a body get negative charge। ठीक, अगर बॉडी क्या करती है, नेगेटिव चार्ज लेती है तो देन इट्स मास इंक्रीज। ठीक, नेगेटिव चार्ज लेगी तो मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज लेगी तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए इसमें मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसमें मास हो जाएगा इंक्रीज। अब एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द साइज ऑफ बॉडी व्हेन इट्स गेट पॉजिटिवली चार्ज। अगर किसी बॉडी को अगर मैं पॉजिटिव चार्ज देता हूं तो उसके साइज पर, किस पर, साइज पर क्या इफेक्ट पड़े। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन साइज ऑफ द बॉडी व्हेन इट गेट पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो सेल कम हो गए, सर हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है, क्या पढ़ा कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज कम हो जाता है। तो अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज कम हो जाएगा नहीं, वो आप एटम का साइज पढ़ लो। हमने क्या पूछा, बॉडी के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर बॉडी और एटम में क्या अंतर है, बहुत अंतर। एटम क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक सर, और बॉडी मैक्रोस्कोपिक लेवल की होती है। सर निकला तो इलेक्ट्रॉन एटम से ही होगा ना, तो साइज तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल आप ये चीज गलत सोच रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपकी बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक जगह पर नहीं आएगा, बॉडी के हर पार्ट पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन फोर्स लगता है, इसलिए इसका जो साइज हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज ले रही है तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया जाए, पॉजिटिव चार्ज दिया जाए तो उसका साइज क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सर नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, साइज कम हो जाएगा। नहीं, आप चाहे पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, आपने पूरी बॉडी पर एक जैसा चार्ज दिया। इस पे दोनों के बीच की बात नहीं कर रहा हूं, अकेले इसकी बात कर रहा हूं, अकेले इसकी बात कर रहा हूं। तो इन सब नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसका भी साइज बढ़ जाएगा। मास की बात करेंगे तो अलग अलग फैक्टर है। मास की बात करेंगे तो आपने अगर पॉजिटिव चार्ज दिया तो मास कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दिया तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर साइज की बात करेंगे तो चाहे पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, साइज ऑफ दी बॉडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, साइज ऑफ दी बॉडी बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ये सारी बातें हो गई आपकी
चार्ज की किसी भी बॉडी पर चार्ज क्यों आता है, चार्ज कितने टाइप का होता है, बॉडी कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा। सबसे पहले अभी मैं बात करता हूं कि आपकी बॉडी पे जो चार्ज आया था वो किसके कारण आया था, इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है, ई, ठीक है। इसके जो चार्ज की वैल्यू है वो होती -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अप्रोक्सीमेट में आप -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम भी लिख सकते हैं। ये आपकी चार्ज की वैल्यू होती है। ज्यादातर बच्चों को ये याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये पहली बात तो डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जाएगा। आपने कोई बॉडी दे दी, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उनकी बीच की डिस्टेंस दे दी, डायरेक्ट फोर्स पूछूंगा, चार्ज आपको नहीं बताऊंगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद होना ही चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, बस अंतर ही होता है इस पे नेगेटिव और उस पे पॉजिटिव। हाँ, एक चीज और याद रखना, ऑप्शन में अगर नेगेटिव आंसर है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव वाले पे टिक लगाएंगे, अगर नेगेटिव नहीं है तो वैल्यू पूछ रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक चीज और आपको याद होनी चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m। अगर ये आपको याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम या -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। स्टार करके लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बस ये प्लस को होता है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर आपसे पूछा जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, मास लगभग इतना ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज की भाई स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। तो सर क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? स्पेसिफिक चार्ज किसी भी पार्टिकल का अगर आपसे पूछा जाए तो स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज टू मास रेशियो, ठीक। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द चार्ज टू मास रेशियो। किसी भी बॉडी के चार्ज का उसी बॉडी के मास के साथ जो रेशियो होता है उसे उसका स्पेसिफिक चार्ज बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज अभी तक 2 से 3 बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया। इस साल भी, लास्ट ईयर मतलब जो अभी एग्जाम हुआ इसमें भी आपका स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया था। तो स्पेसिफिक चार्ज मतलब E/m रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। प्रोटॉन का भी होता है, प्रोटॉन के लिए इन दोनों का रेशियो होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए इन दोनों का रेशियो होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए अलग होगा। तो अभी तो अपन बात करते हैं स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज टू मास रेशियो। ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, कूलम पर केजी। अगर यही हमको कूलम पर ग्राम में चाहिए, ठीक है, तो नीचे किलोग्राम को ग्राम में करोगे मतलब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर केजी। ये होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चाहो तो प्रोटॉन का भी निकाल सकते हो, लेकिन ज्यादातर यही पूछा जाता है। ये होता है आपका स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
सबसे पहले इट इज ऑलवेज कंजर्व। जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं पूछता हूं कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, तो आप तुरंत ही बोलेंगे सर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। आपने केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों ही पढ़ी, अच्छे से पढ़ी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बात कर रहा हूँ, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले एनर्जी की बात करते हैं, फिर चार्ज की बात करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम आपकी बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एनर्जी हटा के चार्ज लिख दो भैया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज ही ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है। सर इसका एग्जाम्पल आप बता दो। बिल्कुल बता देंगे। दो तरीके से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल तरीका, दो न्यूट्रल बॉडी, इसको रब किया, एक पे +1 कूलम, दूसरे पे -1 कूलम। टोटल चार्ज अब भी 0, पहले भी 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा एग्जांपल मैं न्यूक्लियर रिएक्शन के फॉर्म में लिखता हूं। एक एलिमेंट X, Z, A, इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला, तो यहां पर एक नया एलिमेंट बनेगा Y। तो जो चार्ज होगा वो 2 से कम हो जाएगा, मास 4 से कम हो जाएगा, प्लस अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम का न्यूक्लियस निकलेगा 2, 4। ये इसके चार्ज को बताना है। तो पहले चार्ज कितना था Z, बाद में कितना है Z-2 +2, यानी अभी भी चार्ज कितना है Z ही है। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या आती है? इट इज कंजर्व। ठीक है, ये कंजर्व रहता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करते हैं तो लाइक चार्ज, ऐसे कई लोग इसको पहले ही लिखवाते हैं, लेकिन मैं दूसरी लिखवा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है अंग्रेजी पढ़ने से। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूं उस चीज का विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने? लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों एक जैसे चार्ज हैं तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। दो टाइप के चार्ज मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। दोनों नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्शन होगा। सर तो लाइक चार्ज है मतलब रिपल्शन होगा। हाँ, अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब बात आती है यार, चार्ज कितने टाइप के? 2 टाइप। बॉडी कितनी टाइप की? बॉडी सर आपने बताया था 3 टाइप की बॉडी होती है। कौन कौन सी 3 टाइप की? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल। सही। अब पॉजिटिव में अपन ने बात कर ली, क्या? रिपल्शन। पॉजिटिव नेगेटिव में बात कर ली, क्या? अट्रैक्शन। आपने पॉजिटिव और न्यूट्रल और नेगेटिव और न्यूट्रल में बात नहीं की। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, क्या? कि अ चार्ज बॉडी ऑलवेज अट्रैक्ट अ न्यूट्रल बॉडी। एक जो चार्ज बॉडी होती है वो हमेशा न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट करती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इस चीज से एक और चीज सामने है कि आपका जो रिपल्शन है वो परमानेंट टेस्ट ऑफ चार्ज है। क्या है? परमानेंट
टेस्ट ऑफ चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है वो हम कैसे बताएंगे, रिपल्शन से। ठीक है, रिपल्शन हो रहा है मतलब चार्ज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन तो ग्रेविटेशन के कारण भी हो सकता है, किसी दूसरे के कारण भी अट्रैक्शन हो सकता है। रिपल्शन इज द परमानेंट टेस्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, दूसरा चीज मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ कि मान के चलो एक बॉडी है ए, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये दूसरी बॉडी है बी। मैंने बोला इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, मैंने क्या बोला, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है। तो आपका बी पर कैसा चार्ज है, तो आप बोलोगे सर लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। तो अगर इन दोनों में रिपल्शन हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। वहीं पर अगर मैं बोलता हूं कि एक बॉडी है ए, नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी है बी, इनमें रिपल्शन हो रहा है, बी पे कौन सा, सर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही बात है, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि लाइक बॉडी रिपल ईच अदर। अब मैंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी है बी, इस पे चार्ज के बारे में मेरे को नहीं पता कि इस पे कैसा चार्ज। मैंने बोला ये इसको अट्रैक्ट कर, सर अट्रैक्ट करिए, आपने बोला था अनलाइक चार्ज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, आपने ये बोला, होगा बोल दिया मतलब गलत, हो सकता है आपको बोलना, क्या बोलना है, हो सकता है, इट मे हैव नेगेटिव चार्ज। इस पे आप कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है, तो इस पे नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये इसका आंसर इट मे हैव नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर मैंने आपको समझाया कि भाई इस पे पॉजिटिव मतलब जैसे लाइक चार्ज जो सॉरी रिपल्शन जो होता है वो परमानेंट टेस्ट ऑफ चार्ज होता है, लेकिन अट्रैक्शन परमानेंट टेस्ट ऑफ चार्ज नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, जैसे मैं आपने पूछा हूं एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अगर दोनों पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो उनके बीच में क्या होगा, दे रिपल ईच अदर, उनमें क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। वहीं पर अगर आपका आ जाता है Q1 into Q2 लेस देन 0, लेस देन 0, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और उनका जो प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। बाकी और भी कंडीशन जो प्लस माइनस की दो साथ में दी जा सकती है वो उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताएंगे कि पॉजिटिव बड़ा है कि नेगेटिव बड़ा है, कौन बड़ा है, वो सारी कंडीशन आ सकती है। तो दो प्रॉपर्टी आपकी आज अपन ने डिस्कस की, इट ऑलवेज कंजर्व मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बता दिया, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी अपन डिस्कस कर लेते हैं, इन रेस्ट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है, जब ये रेस्ट में होता है तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, इफ इट मूव with constant velocity it produce electric field
as well as magnetic field, but non-radiating। ठीक है, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। रेस्ट में तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मोशन में और कांस्टेंट मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, बट नॉन रेडिएटिंग, मतलब इसमें रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी के आगे थर्ड पॉइंट है ये एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सीलरेटेड बोल दो या नॉन यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस radiating electric and magnetic field। जो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा वो आपका रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्मली मूव करेगा तो भी आपका ये प्रोड्यूस करेगा। तो ये अभी 3 प्रॉपर्टी हुई है चार्ज की, बाकी की प्रॉपर्टी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो कंपल्सरी देखना है और कंटिन्यूसली देखना है, और एक वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अनलेस ये भी आपका क्या हो जाएगा वेस्ट, क्योंकि काफी टाइम वेस्ट हो चुका है। थोड़ा सा सिंसियरली आप वीडियो को देखें, समझें और इनके क्वेश्चन अगर मिल सके तो उनको भी प्रैक्टिस करें। काफी क्वेश्चन मैं भी दूंगा, तो अपन मिलकर प्रैक्टिस करेंगे।